कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज लोक भवन में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश के अमृतकाल में प्राकृतिक खेती के संदर्भ में 19 जुलाई 2024 को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन सेंट्रम होटल में किया जाएगा। उसी की जानकारी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की गई। कार्यक्रम में देश के 12 राज्यों बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के 450 प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत 15 कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं कृषि वैज्ञानिकों तथा नीति निर्धारकों के अनुभव तथा बदलते जलवायु परिवर्तन की स्थिति में प्राकृतिक खेती की उपयोगिता पर विशेष परिचर्चा की जाएगी, जिससे पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य के साथ साथ मृदा स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक खेती का मानक भी निर्धारित होगा। कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती के कृषकों का भी अनुभव साझा किया गया। आचार्य देवव्रत जी उसके भीतर रहेंगे, वो पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। भारत सरकार के और इन संबंधित राज्य सरकारों के जो राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी, उन सभी विश्वविद्यालयों के भीतर आने वाले सभी कुलपति और उनके समस्त कृषि विज्ञान केंद्रों के प्राकृतिक खेती करने वाले वैज्ञानिक और उन राज्यों के भीतर जो प्राकृतिक खेती में जो अग्रणी किसान हैं वो उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ साथ विश्वविद्यालयों के जो कृषि विभाग के डीन और प्राकृतिक खेती का काम देखने वाले लोग हैं वह उसके बीच में रहेंगे। यह कार्यक्रम सेंट्रम होटल में आयोजित किया जाएगा 19 तारीख को। इसके लिए प्राकृतिक खेती के स्टॉल भी वहाँ पर लगेंगे। बाकी जो वैज्ञानिक किसान संवाद भी उसके साथ होगा। देवव्रत जी के द्वारा कुरुक्षेत्र के भीतर जो विशेष प्रयास किए गए हैं उनके बारे में भी वो किसान भाइयों को अवगत कराने की विधि के संदर्भ में भी ये कार्यक्रम होगा। उनके आने के अवसर पर हमने राज्य स्तरीय एक इसी प्रकार का प्राकृतिक खेती का आयोजन 20 जुलाई को अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव कुमारगंज विश्वविद्यालय के भीतर आयोजित किया है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के खासतौर पर कुमारगंज विश्वविद्यालय से संबंधित जो 25 कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके वैज्ञानिक, उनके प्राकृतिक खेती के नोडल अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय के जो प्राकृतिक खेती पर काम करने वाले कृषि और पशुपालन डिपार्टमेंट के जो डीन हैं फैकल्टी के, वो डीन, विश्वविद्यालय के कुलपति और लगभग 250 किसान उस कार्यक्रम के भीतर रहेंगे। तो इस प्रकार से राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को भी बल दे रही है और हम लोगों ने अभी बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी को एक प्राकृतिक खेती के लैब लगाए जाने के लिए हमने उनको अनुमति दिया है और उसके लिए पैसे की स्वीकृति पर सहमति प्रदान की है। इसी प्रकार से बांदा कृषि विश्वविद्यालय को भी प्राकृतिक खेती के लिए एक NABL स्टैंडर्ड लैब, जिन दोनों को स्टैंडर्ड लैब बनेंगे जो उनकी ऑर्गेनिक की पूरी टेस्टिंग करेंगे प्राकृतिक खेती की, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उस तरीके के ये हमारे लैब वहाँ पर बनेंगे। तो यह इस दृष्टि से हमने कहा कि एक तो यह जानकारी आपको दे दूँ, लगभग दोनों जगहों को मिला करके 25 करोड़ रुपया झांसी और बांदा के लैब को मिला के लगभग 25 करोड़ रुपये व्यय होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि 1.5 साल के भीतर वो लैब हमारा फंक्शन करने लगेगा, जिससे व्यवहारिक कठिनाइयाँ जो प्राकृतिक खेती के किसानों को आती थी टेस्टिंग की, उसका हम लोग समाधान कर सकेंगे। दूसरा कार्यक्रम उसी तिथियों के भीतर हम एक और आयोजित हो रहा है, अमृत काल के भारत में स्वास्थ्य और आहार परंपरा, खासतौर पर श्री अन्न के आहार से कैसे स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है और बीमारियों को कैसे हम कम कर सकते हैं, इस पर पद्मश्री खादर वली कर्नाटक के साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर भी हैं वो, तो जो उन्होंने शोध किया है। तो 19 तारीख को ये कार्यक्रम आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में शुरू होगा और 20 तारीख को भी चलेगा। उसमें पूर्व राज्यसभा के सांसद RK सिन्हा साहब होंगे और कृषि वैज्ञानिक चिकित्सा के क्षेत्र के विशेषज्ञ और
श्री अन्न की खेती करने वाले वो हमारे किसान भाई और एफपीओ, और साथ साथ में जो इनके प्रोसेसर्स, दोनों कार्यक्रमों के भीतर हम लोगों ने जो प्रोसेसर्स हैं उनको भी रखा है, एफपीओ और प्रोसेसर्स को, जिससे कि आगे के दिनों में उसके प्रसंस्करण और पैकेजिंग की व्यवस्था को हम लोग कर सकें। तो इस दृष्टि से यह दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम, यहाँ 19 तारीख को प्राकृतिक खेती का कार्यशाला भारत सरकार के पहल पर, 20 तारीख को हमारी कार्यशाला आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज के भीतर होगी, और जो दूसरी कार्यशाला हो रही है वो अमृतकाल में भारत का स्वास्थ्य और आहार परंपरा, जिसमें फोकस होगा श्री अन्न के ऊपर। और श्री अन्न के संदर्भ में 28 तारीख को यही आहार परंपरा और स्वास्थ्य को लेकर के बांदा कृषि विश्वविद्यालय में भी 26 जुलाई को हमारा आयोजन श्री अन्न के ऊपर होगा। तो इस तरीके से इन दोनों चीज़ों को फोकस करने के लिए ये हम लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। राज्य के भीतर हमारे पास हम लोगों ने दलहन और तिलहन की खेती पर पिछले वर्षों में विशेष रूप से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पहल किया है, और उसका परिणाम ये रहा है कि जो 2016-17 में 12,40,000 मीट्रिक टन हमारे राज्य के भीतर तिलहन का उत्पादन होता था। पिछले साल जो लगातार हम लोगों ने मिनी किट्स और निःशुल्क मिनी किट को किसान भाइयों के बीच में दिया है, उससे 12.40 लाख मीट्रिक टन से बढ़ करके हमारा जो पिछले साल का तिलहन का उत्पादन रहा है वो 28,16,000 मीट्रिक टन रहा। यानी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद दूना से भी अधिक 15,75,000 मीट्रिक टन हमारा तिलहन का उत्पादन राज्य के भीतर बढ़ा है। इसी प्रकार से दलहन के उत्पादन की दृष्टि से भी हम लोगों ने मिनी किट योजना, राज्य स्तरीय मिनी किट योजना लाई, जिसमें उस समय उत्पादन हमारा 23,94,000 मीट्रिक टन था, वो बढ़ करके 32.53 लाख मीट्रिक टन, यानी विगत वर्षों की तुलना में लगभग 8.5 लाख मीट्रिक टन हमारा दलहन का उत्पादन बढ़ा है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो मोदी जी ने 2047 में आत्मनिर्भर भारत की बात कही है और वो संकल्प रखा है, देश के भीतर अभी भी लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए का तिलहन का इंपोर्ट होता है और लगभग 25 से 30,000 करोड़ रुपए का दलहन का इंपोर्ट होता है। राज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस बात के लिए प्रति आने की दृष्टि से दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनाए जाने की दृष्टि से हम कदम उठाएंगे, और उस नाते जो राज्य में हमने योजना लाई है उसके परिणाम स्वरूप ये एक अच्छी प्रगति हुई है, वो आपके बीच में रखा हूँ मैंने। इस समय हमारा खरीफ के रोपाई और बुआई के कार्यक्रम चल रहे हैं। इस साल हम लोगों ने अब तक 34,75,000 हेक्टेयर के भीतर हमारा आच्छादन यानी फसलें लगाई गई हैं। लक्ष्य यह इस साल का हमारा है 102 लाख हेक्टेयर का। 102 लाख हेक्टेयर के मुकाबले अभी 34,75,000 हेक्टेयर के भीतर हुआ है। ये लगभग हमारा 35% के करीब अभी एरिया आच्छादित हुई है। इसी तारीख में गत वर्ष ये हमारा आच्छादन 28,04,000 हेक्टेयर था, 29.63% आच्छादन उस समय हुआ था। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इस साल इनपुट को और जो बारिश हुई अभी उस बारिश के भीतर तेजी से किसान आगे की ओर आए, इसके लिए हम लोगों ने समय से ही अपनी कार्य योजना भी शुरू कर दिया था। राज्य स्तरीय गोष्ठी भी किया, क्षेत्रीय गोष्ठियाँ भी जो हमारी डिविजनल गोष्ठियाँ थी वो पूरी हो गई थी और किसान नया खड़ी हुई हैं। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि पीलीभीत के भीतर पूरनपुर तहसील में बाढ़ के पानी से वहाँ पर बिनौरा गांव के भीतर वहाँ 7 लोगों को एयरलिफ्टिंग करके आज सुबह निकाली गई है। रात में वो फंस गए थे और ये पहली प्रयास हुआ है कि जिसके माध्यम से उनके जान को बचाए जाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो प्रयास किया कि उनकी रात में आज सुबह एयरलिफ्टिंग कर दी गई है। एडीएम पीलीभीत ने रिपोर्ट दिया है कि सकुशल उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। राज्य के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस समय पूरी तरह से नेपाल से आने वाले पानी को देखते हुए सतर्क है।
पूरे वो सीमावर्ती जनपदों को अलर्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी बाढ़ के ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं, उन्होंने उसकी समीक्षा किया है। बाढ़ बचाव के कार्यों को तेज़ी से आगे की ओर व्यवस्था बनाई गई है। नेपाल की सीमावर्ती जनपदों के भीतर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में लगा दी गई हैं और जो बॉर्डर के 14-15 जिले हैं उनको जिला प्रशासन को सक्रिय रहने के लिए कहा गया है और उन्हें ये भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसानों के खेती का यदि प्रभाव हुआ है तो उसका सर्वेक्षण करके और वो क्षतिपूर्ति की रिपोर्ट करें। 6 जनपदों के भीतर तो गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, पीलीभीत, लखीमपुर में जो बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था भी कर दी गई है। गोंडा जनपद के भीतर 31 शरणालय बाढ़ बचाव की दृष्टि से लोगों को शरण दिए जाने के लिए 31 शरणालय बनाए गए हैं। वहाँ नाव की 2 नाव वहाँ पर बाढ़ बचाव के लिए लगाई गई है। बलरामपुर जनपद के भीतर जो है 60 नावों की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। राप्ती का पानी जो नेपाल से आया है, अति वर्षा जो नेपाल के पहाड़ियों में हुई तो उसका सीधा प्रभाव राप्ती पर आया, तो वहाँ 60 नाव की व्यवस्था की गई है। 5 मोटर बोट भी वहाँ पर लगाए गए हैं और 19 स्थान ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पर लोगों को व्यवस्थित किए जाने की दृष्टि से यह प्रयास किया जा रहा है। एसडीआरएफ की एक टीम बलरामपुर में और पीएससी की एक टीम वहाँ पर तैनात कर दी गई है। इसी प्रकार से श्रावस्ती जनपद के भीतर बाढ़ से राप्ती के ही पानी से 82 गांव प्रभावित हैं। जनसंख्या को उनको बाढ़ राहत शिविरों में, शरणालयों में लाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। वहाँ एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की एक टीम और पीएससी की एक टीम वहाँ पर पहुँच गई हैं जो उनके बचाव की दृष्टि से ये कार्यक्रम कर रही हैं। इसी तरीके से वहाँ पर 5 नाव और 15 मोटर बोट लगाए गए हैं। 5100 लोगों को लंच पैकेट की व्यवस्था की गई है और 28 शरणालयों की व्यवस्था की गई है। 19 बाढ़ चौकियाँ स्थापित की गई हैं। कुशीनगर जनपद में भी बड़ी गंडक के भीतर ये 21 वर्षों के बाद इतनी बड़ी मात्रा में पानी नेपाल से आया और वहाँ पर भी सरकार ने पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर रखी है। वहाँ 12 नाव की व्यवस्था कर रखे हैं, 48 शरणालय स्थल बनाए हैं और 8250 लोगों का भोजन का वहाँ पर प्रबंध किया गया है। पीलीभीत जनपद के भीतर बनबासा बैराज से शारदा नदी में लगभग 2 लाख क्यूसेक्स का पानी ज़्यादा छोड़ा गया है, जिससे वहाँ पर कुछ 5 तहसीलों के लगभग 90 के करीब गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें वहाँ पर भी एक एनडीआरएफ की टीम, एक पीएससी की टीम और एसएसबी की एक टीम वहाँ पर पहुँच गई है। जैसा मैंने बताया कि पीलीभीत से अभी 7 लोगों को एयरलिफ्टिंग का काम भी हुआ है, तो उनके जीवन को बचाए जाने का काम हुआ है। वहाँ 32 शरणालय स्थल बना दिए गए हैं और 60 लोगों का अभी भोजन का प्रबंध किया गया है और मोबाइल नेटवर्क कम होने के कारण थोड़ा संपर्क में दिक्कत है, तो उसकी व्यवस्था की जा रही है। लखीमपुर खीरी में भी शारदा का जल स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए वहाँ पर भी पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। एनडीआरएफ की एक टीम, पीएससी की एक टीम तैनात कर दी गई है और अभी वहाँ पर ऐसा कोई गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन 7 नाव वहाँ पर लगा दिए गए हैं और 49 लोगों को पैकेट वहाँ पर वितरित की गई है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने खुद, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ गोरखपुर के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा भी किया था और उसकी पूरे राज्य स्तर पर समीक्षा भी की और संबंधित बाढ़ बचाव के निर्देश उन्होंने दिए थे। प्रशासन को जागरूक करने के लिए कह दिया गया है, सभी एजेंसियों को अलर्ट करके रखा गया है और कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हर प्रकार से सहयोग किसान भाइयों की और प्रभावित जनता की करने के लिए योगी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। तिलहन का लगभग 11 से 12 लाख हेक्टेयर है और 24 लाख हेक्टेयर के करीब जो है वो दलहन का है।
इस साल 7,000 कुंटल ढैंचे के बीज जो है वो किसानों को वितरित किए गए हैं और इस साल देश के भीतर ढैंचे का बीज उपलब्ध नहीं था। बड़े कठिनाइयों के बाद हम लोगों ने उसकी व्यवस्था करके रखी है और हमने राज्य बीज विकास निगम को ये निर्देशित किया है कि 4600 रुपये कुंटल के हिसाब से वो किसान भाइयों से ढैंचा बीज खरीदने का एग्रीमेंट करें। सरकार उसके लिए प्रयत्नशील है और जो किसान भाई ढैंचे बीज का उत्पादन करना चाहता है वो यदि बेचना चाहेगा तो 4600 रुपये कुंटल के हिसाब से राज्य बीज निगम उसकी खरीदारी कर लेगा। अब अन्य को भी पूछने दीजिए। धन्यवाद जी। हाँ, देखिए कल से शुरू हुई है, 8 तारीख कल था। ये 8 तारीख से किसान रजिस्ट्री शुरू हुई है। जिस एरिया के भीतर अभी बाढ़ से प्रभावित हुआ है, कल परसों में बहुत भारी वर्षा रही है, नेटवर्क भी उससे प्रभावित रहा है, लेकिन हम लोगों ने पूरा ये कोशिश किया 8 अगस्त तक ये फार्मर रजिस्ट्री होगी। अभी जो हमने टाइमलाइन तय किया 8 अगस्त तक का तय किया है। 8 अगस्त तक हमारी कोशिश होगी कि पूरे खरीफ किसान भाइयों की रजिस्ट्री पूरी हो जाए और इस दृष्टि से हम लोगों ने यहाँ पर 6 तारीख को एक वर्कशॉप किया था जिसके भीतर तहसील स्तर के जितने भी हमारे मास्टर ट्रेनर्स थे उनको ट्रेनिंग करके हमने फील्ड में भेजा है। तो उसकी 5 तारीख को किया था, 6 तारीख को जिलों में उसकी ट्रेनिंग उनको दे दी गई और उसके बाद ये काम आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आज एक पहला दिन है, हम आपको आगे के दिनों में बताएंगे। मंत्री जी, मेरा एक सवाल है, जब आप कह रहे हैं दलहन का उत्पादन 33% बढ़ा है, तो फिर ये अभी कुछ दिन पहले 200 रुपए किलो दाल इसी शहर में बिकी। कहीं 200 रुपए किलो दाल नहीं है, ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज़्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है। देखिए हमारा काम है उत्पादन को बढ़ाना। मैंने आपसे बताया कि 30,000 करोड़ रुपए का अभी भी इंपोर्ट होता है। हमारे देश के किसान भाइयों को ज़रूरत इस बात की है कि तिलहन और दलहन में आत्मनिर्भर बने। सुनिए, हमने बताया कि 1,30,000 करोड़ का ऑयल सीड खरीद करके बाहर से इंपोर्ट किया जाता है और 30,000 करोड़ रुपए का 25 से 30,000 करोड़ रुपए पर ईयर दलहन की इंपोर्ट की जाती है। इसका समाधान यही है कि हम दलहन और तिलहन की खेती की ओर किसान भाइयों को जागरूक करें। वो काम हम कर रहे हैं, उसी की वजह से हमारा उत्पादन बढ़ा है, नहीं तो और ज़्यादा महंगा होता है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।